आइए हम लोग देखते हैं मासिक जांच परीक्षा सेट 1 क्लास 10 का। ठीक है, इसमें से देखिए क्लास 10 है, विषय है बायोलॉजी, माह है अक्टूबर और समय 2 घंटा और पूर्णांक कितना है 40 है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। एक, अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो बी यानी कुटपाद से करता है। दूसरा, पैप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ए नंबर यानी अम्लीय से होता है। ठीक है, और तीसरा में आते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में बी यानी टाइलिन पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, यानी तीसरा नंबर में कहता है ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन होता है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तन होता है तो कोशिका द्रव्य में, तो बी नंबर। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन करता है, यानी ए नंबर। छठा में, पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? यानी दायां नीले में, डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 120/80 होता है, यानी बी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन है उत्तरदायी? प्लेटलेट्स, सी नंबर। मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, यानी बी नंबर। अब चलिए देखिए दोस्तों, एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका हम लोग ऑप्शन को बनाएंगे। ठीक है, चित्र में डी क्या दर्शाता है? देखिए ABCD दिया है, तो क्या दर्शाता है इसमें? डी हम लोग को दर्शाता है रंध्र को दर्शाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं बी में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक में, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो उत्तर, जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम में अब हम लोग देखते हैं, फ्लोएम में क्या कहता है कि फ्लोएम एक संवहनी उत्तक है जो पौधों के हरे भागों से पौधे बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है। इसमें से देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो यहाँ क्या होगा? स्थानांतरित करता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो देखते हैं उत्तर, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तीसरा, यह भोजन को नरम कर देता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करें। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करें। उत्तर में देखिए, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन यानी
वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है? तो उसका उत्तर देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। ये बहुत हद तक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से प्रभावित होते हैं। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सी। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में दें। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें। थोड़ा सा व्याख्या में मिस्टेक है, तो व्याख्या करें, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आंसर को देखते हैं। रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से पहली बार शरीर के दूसरे हिस्सों से अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं आलिन में एकत्रित होकर दाएं नीले में होते हुए फेफड़ों में जाता है, तथा दूसरी बार हृदय के दाएं आलिन में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रक्त परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रकार परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न में। तो दूसरा नंबर में है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? इसमें देख लीजिएगा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बोल रहा है। तो इसमें देखते हैं उत्तर में, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ना, अनुपस्थिति में होता है। और इसमें वायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आपूर्ति ऑक्सीकरण होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है। इस तरह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? अभिकल्पित है। ठीक है, उत्तर, पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे अनेक अवयव प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृकाणु को रचना तथा क्रियाविधि का तुलना करें। उत्तर, फुफ्फुस में कुपिकाएं। इसमें देखते हैं, मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कुपिका है। प्रत्येक जैसी होती है। कुपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। कुपिका की दोनों दीवारों के बीच रुधिर कोशिकाओं का संघनन जाल बिछा रहता है। कुपिकाएं वायु भरने पर फैल जाता है। यहाँ रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में चली जाती है। कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान के बाद फेफड़ों के संकुचन में
कोशिकाओं शरीर निकल जाती है। अब आते हैं हम लोग वृक्काणु में। इसमें देखते हैं वृक्काणु में मानव शरीर में वृक्क संख्या में 2 होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु महीन धागे की आकृति जैसी होती है। वृक्काणु के एक सिरे पर प्याले के आकार की मैलफिघन सपुट विद्यमान होती है। बोमेट कम्पुट रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। वृक्काणु में ऐसे नहीं होता। गुच्छ में रुधिर में उपस्थित ब्रेह पदार्थ छन जाते हैं, मतलब फालतू पदार्थ छन जाते हैं। मूत्र निवाहिका से मूत्र बहकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से मूत्रमार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दें। तो देखते हैं पहला है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर में देखते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन इसमें होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के लिए श्वसन तंत्र उत्तरदायी है। चलिए हम लोग देखते हैं बी में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया को समझाएं। यहाँ पे क्रिया है, क्या है यहाँ पे? क्रिया को समझाएं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि वायु और अवायु श्वसन में क्या अंतर है? इसमें वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायु श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये काम होता है, और जो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये काम होता है। ठीक है, वायु श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड से पानी उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का आपूर्ति ऑक्सीकरण से होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसी अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए चौथा नंबर, यानी फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का तुलना करें। उत्तर, फुफ्फुस में कोशिका, मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं होती है। प्रत्येक ऐसी होती है। कोशिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। कोशिका की दोनों दीवारों के बीच रुधिर कोशिकाओं का सघन जाल बिछा रहता है। कोशिका वायु भरने पर फैल जाती है। यहाँ रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में चली जाती है। कोशिका में गैसीय आदान प्रदान के बाद फेफड़े के संकुचन से कोशिकाओं शरीर से निकल जाती है। उसके बाद देखिए इसमें वृक्क में वृक्काणु, मानव शरीर में वृक्क संख्या में 2 होते हैं।
प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख ब्रिकाणु होते हैं। प्रत्येक ब्रिकाणु महीन धागे की आकृति जैसी होती है। ब्रिकाणु के एक सिरे पर प्याले के आकार के मेलपिघियन सपुट विद्यमान होते हैं। बोमेट संपुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। ब्रिकाणु में ऐसे नहीं होता। कुछ गुच्छ में रुधिर में उपस्थित वज्र पदार्थ छन जाते हैं, यानी विष पदार्थ छन जाते हैं। मूत्र निवाहिका से मूत्र बहकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और वहां से मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्दों में दें। 1 नंबर में इसमें है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए श्वसन तंत्र, परिवहन के लिए श्वसन तंत्र उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए बी में देखते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रियाविधि को समझाए। तो चलिए इसको समझते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिका पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ATP निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा यानी ATP बराबर भोजन प्लस O2। इसे आगे देखते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तथा विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन प्रक्रिया बटक अभिक्रिया का समीकरण, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस जल प्लस 36 ATP का ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर में। नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्मतम संरचना और क्रियात्मक इकाई है। एक रील कार्पसल और एक रीनल ट्यूबलेस से बना है। ब्रिक वाहिनी में केसिक के एक गुच्छे, एक रिफिल कॉर्पस्कल और एक एनिल ट्यूबलेस से बना है। ब्रिक वाहिनी में केसिक के एक गुच्छे होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है और इसमें एक बोमन कैप्सूल होता है। ब्रिक नलिका कैप्सूल से फैली हुई कैप्सूल ट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं और एक लुमिनेंस के साथ उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक गुर्दे में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। रक्त को फिल्टर किया जाता है क्योंकि यह तीन परतों से होकर गुजरती है। केसिक के दीवा बेस झिल्ली से बोमेन बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैप्सूल के अस्तर पोडोसाइट के पैरों की कोशिकाओं के बीच नलिका से आसन पेरिटोकुलर केशिकाएं होती है जो नलिका के अवरोही और आरोही भागों के बीच चलती है, जो कि कैप्सूल से तरल पदार्थ ट्यूबवेल्स में बहता है। यह नलिका को अस्तर करने वाली उपलता कोशिकाओं द्वारा संक्षिप्त होता है। पानी पुनः अवशोषित होता है और पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कुछ जोड़ जाते हैं और कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ अन्य हटा दिए जाते हैं। पहले नलिकाओं के बाहर बीच के तरल पदार्थ के साथ और फिर उस केशिका के अस्तर करने वाली एंडोथेलियल कोशिकाओं के माध्यम से आसन पेरिटुबुलर कोशिकाओं में प्लाज्मा में यह
प्रक्रिया शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा के साथ साथ कई शरीर के पदार्थों को स्तर को नियंत्रित करती है। नली के अंतः शेष द्रव मूत्र वाहिकलता यह पानी से न होता और उपापचय अस्टिट और विष होता है।